Good morning, all. Today, my topic is pollen allergy. तो आज का हमारा टॉपिक है पोलन एलर्जी. What is allergy? Allergy is defined as the abnormal or unusual response to a substance by human body is called allergy. तो देखिए हमारे बॉडी में ह्यूमन बॉडी के द्वारा जो भी सब्सटेंस जब भी एंटर करते हैं तो उनके थ्रू कुछ एबनॉर्मल और अनयूजुअल रेस्पॉन्स होते हैं. और ये जो एबनॉर्मल और अनयूजुअल जो रेस्पॉन्स हमारी बॉडी के द्वारा शो होता है इसी को हम एलर्जी कहते हैं. एलर्जी की सेकंड डेफिनेशन, द हार्मफुल रिएक्शन टू द एक्सटर्नल सब्सटेंसेस इज नोन एज एलर्जी. तो जो भी हमारी बॉडी में बाहर से एंटर करने वाले सब्सटेंसेस हैं इनकी वजह से जो भी हार्मफुल रिएक्शन होती है इसे हम एलर्जी के नाम से जानते हैं. द एक्सटर्नल सब्सटेंसेस आर नोन एज एलर्जन. तो ये एक्सटर्नल सब्सटेंसेस इसको हम किस नाम से जानते हैं? इनको हम क्या कहते हैं? एलर्जन कहते हैं इसको हम. ये क्या होते हैं? एलर्जन. तो हमारे बॉडी से बाहर से जो भी एंटर करने वाले हार्मफुल सब्सटेंस हैं उनको हम एलर्जेंस कहते हैं. हिस्ट्री ऑफ एलर्जी. Allergy has been a medical specialty more than 50 years. Symptoms of allergy has been recognized for many years. आप जानते हैं कि काफ़ी सालों से पहले से ही इसके सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज किया जा चुका है. और एलर्जी जो है 50 ईयर इससे भी पहले से ये मेडिकल एक प्रॉब्लम जो है इसको स्पेसिफाई किया जा चुका है. द टर्म एलर्जी वाज डिफाइंड इन 1906 बाय वॉन पियरक्विट. तो पियरक्विट है एक साइंटिस्ट वॉन, इन्होंने 1906 में सबसे पहले एलर्जी को इन्होंने डिफाइन किया. डिस्क्राइबिंग अ चेंज और अल्टर्ड रिएक्शन द बॉडी. तो बॉडी में होने वाली जो भी रिएक्शन है इसके अगेंस्ट जो भी एलर्जन हमारे बॉडी में एंटर करते हैं तो इसके अगेंस्ट जो भी हमारी बॉडी रिएक्शन शो करती है तो उसको सबसे पहले एलर्जी की फॉर्म में इन्होंने डिस्क्राइब किया, इन्होंने इसको डिफाइन किया. When an individual develops an unusual response to substance or condition that is harmless to other. तो देखिए ये हमारे बॉडी में जो भी ये अनयूजुअल या हार्मफुल सब्सटेंस जो एंटर करते हैं ये दूसरों के लिए भी क्या होते हैं? एक तरह से हार्मलेस होते हैं. द इंडिविजुअल इज सेड टू बी एलर्जी. ऐसे इंडिविजुअल को जिसमें कि एलर्जी होती है तो ऐसे इंडिविजुअल को हम एलर्जिक कहते हैं कि वो एलर्जिक है. The first reference to allergic disease was found in the Papyrus Ebrus, in which asthma and disease owing to auto-intoxication were maintained. तो सबसे पहले एलर्जिक डिजीज जो थी वो किस में पाई गई थी? ये पैपिरस एबर्स एक है, इनमें सबसे पहले ये एलर्जिक डिजीज को रेफर किया गया. और वो भी क्या थे? अस्थमा था, एक तरह से क्या था जो कि अस्थमा है. और ये डिजीज जो है किसके थ्रू होती है? इसमें ऑटो इंटॉक्सिफिकेशन होता है वेयर मेंटेन. तो मतलब एक तरह से ये इम्यून रेस्पॉन्स से रिलेटेड डिजीज है. द राइटिंग ऑफ हिप्पोक्रेट्स रिकॉर्ड द लिस्ट 12 रिकॉर्ड ऑफ अस्थमा. तो इन्होंने सबसे पहले 12 अस्थमा के 12 रिकॉर्ड्स इन्होंने सबसे पहले राइट किया. इन्होंने The first case of hay fever symptoms was recorded by Herodotus. Herodotus जो थे इन्होंने सबसे पहले hay fever का केस के जो सिम्टम थे इन्होंने सबसे पहले रिकॉर्ड किए थे. तो ये इसकी हिस्ट्री हो गई. According to published figure, half of the USA population suffering from sort of allergic syndrome. तो अगर USA में आप देखें तो कम से कम हाफ पॉपुलेशन जो है वो एलर्जिक सिंड्रोम के थ्रू क्या है? सफर कर रही है. कहीं ना कहीं उनमें एलर्जिक सिंड्रोम पाया गया है. द एग्जैक्ट कॉज ऑफ द एलर्जी इज स्टिल अनडिटरमाइंड. बट इसका वास्तविक कारण इस एलर्जी का डिटरमाइन नहीं है, पता नहीं है. द रीजन व्हाई एन इंडिविजुअल exhibit allergic response to ragweed pollen and other do not understood. तो ये इस रीजन को समझ नहीं पाए कि क्यों कुछ जो पर्सन है या ह्यूमन बीइंग है
वो रैबिट पोलन के लिए तो एलर्जिक है बट अदर के लिए नहीं है, तो इस चीज को वो समझ नहीं पाया अभी। Based on genetic study, medical immunological investigators generally agreed that the tendency to be allergic is hereditary. ज्यादातर जितने भी इन्वेस्टिगेटर्स हैं, इम्यूनोलॉजिकल इन्वेस्टिगेटर्स हैं, वो इसी पर उन्होंने यही एक बेस बनाया। उन्होंने जब स्टडी करी तो इसका बेस उन्होंने यही माना कि कहीं ना कहीं हेरिडिटरी जो है एलर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो हेरिडिटरी का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है, इसमें एलर्जी कॉज करने में हेरिडिटरी भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये हेरिडिटरी डिजीज है एक तरह से। In addition to it, various other factors such as emotional factors, atmospheric factors, psychosomatic factors and chronic types of infection. तो इसके लिए कई सारे फैक्टर्स हैं इसको एलर्जी को कॉज करने के लिए। मेनली इसमें कौन कौन सा आ सकते हैं? कुछ इमोशनल फैक्टर हो सकते हैं, एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, साइकोसोमेटिक फैक्टर हो सकते हैं, कुछ क्रोनिक टाइप्स के इन्फेक्शन भी हो सकते हैं जो कि एलर्जी को कॉज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। However, because the most allergens are composed of plant or animal matters, आप जैसा कि जानते हैं ज्यादातर जितने भी एलर्जेंस है वो या तो प्लांट या एनिमल मैटर से बने होते हैं, तो ये आप जान चुके हैं, ये नेचुरल प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एलर्जेंस। अब एलर्जेंस कैसे वर्क करता है? जनरली एलर्जिक रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेप्स। जनरली क्या होता है, जो एलर्जिक रिएक्शन होती है ये फॉलोइंग स्टेप्स में कंप्लीट होती है। नंबर 1 प्राइमरी एक्सपोजर, देन सेकंड सेकेंडरी एक्सपोजर और रिलीज ऑफ मेडिएटर्स। तो दो तरह से एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। नंबर 1 प्राइमरी एक्सपोजर के थ्रू हो सकती है, देन सेकंड जो है सेकेंडरी एक्सपोजर के थ्रू हो सकती है। तो ये दो रीजन हो सकते हैं। प्राइमरी एक्सपोजर, when the body is first subjected to the allergens, the condition is referred to the as primary exposure. तो सबसे पहले बॉडी में जो एलर्जन एंटर करता है और उससे जो वहां पर एक्सपोजर होता है, बॉडी में सबसे पहले जो एंटर करेगा एलर्जन, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी एक्सपोजर। बिकॉज नो एंटीबॉडीज हैज बीन फॉर्म प्रीवियसली, क्योंकि प्रीवियसली स्टार्टिंग में ही एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन नहीं हो जाता है। नो सिम्टम्स ऑफ द एलर्जी आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्राइमरी एक्सपोजर। जब भी प्राइमरी एक्सपोजर होगा तो उस टाइम कोई भी एलर्जी के सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन नहीं होता है। भाई जब तक एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन नहीं होगा तो वहां पर कोई भी रिएक्शन शो नहीं होगी। तो प्राइमरी एक्सपोजर के टाइम ना तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है और ना ही कोई एलर्जी सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। अब नाउ secondary exposure and release of mediator. However, during the subsequent exposure, the allergen contacts the antigen-antibody reactions. So during secondary exposure, the antibody become attached to the mast cell, white blood cells, and form a complex, and a result basophil burst due to antigen-antibody reaction cause a liberation of histamine and bradykinin एंड अदर मेडिएटर्स ऑफ एलर्जिक सिम्टम्स। तो देखिए जब सेकेंडरी एक्सपोजर होता है तो उस टाइम क्या होगा, एंटीबॉडी जो होते हैं मास्ट सेल से, मास्ट सेल कौन सी होती है? व्हाइट ब्लड सेल्स। आपको पता है व्हाइट ब्लड सेल्स ही जो भी एलर्जेंस होते हैं उन पर अटैक करती है। तो यहाँ पर मास्ट सेल से क्या होगा, एंटीबॉडी जो है ये इसके साथ अटैच हो जाता है और यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, और कॉम्प्लेक्स बनने से क्या होता है, उसकी वजह से यहाँ पर बेसोफिल्स जो होती हैं वो बर्स्ट हो जाती हैं। उसका कारण क्या है कि जो एंटीजन यहाँ एंटर करा, जो यहाँ पर बाहर से एलर्जन आया, जो केमिकल सब्सटेंस था जो बाहर से एंटर करने वाला फॉरेन पार्टिकल था, इस फॉरेन पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? एंटीजन। अब ये एंटीजन हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी बनी उसके साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने से उसके कारण यहाँ पर एक हिस्टामिन का लिबरेशन होता है, यहाँ से बाहर हिस्टामिन सिक्रीट होता है, और साथ में ब्रैडिकिनिन और कुछ अलग यहाँ पर मीडिएटर्स भी जो है वो यहाँ पर लिबरेट होते हैं, और उसकी वजह से यहाँ पर एलर्जिक सिम्टम्स कॉज होते हैं।
तो बाहर से जो भी फॉरेन पार्टिकल या सब्सटेंसेस एंटीजन जब हमारी बॉडी में एंटर करते हैं एज ए सेकेंडरी एक्सपोजर, तो क्या होगा, वो वहां पर हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनने लग जाती है और ये एंटीबॉडीज एंटीजन के साथ वहां पर बाउंड हो जाएगी और बाइंड होने की वजह से वहां पर जब ये रिएक्शन होती है तो वहां पर ये बेसोफिल्स जो होती है वो बर्स्ट हो जाती है और इसकी वजह से क्या होता है, वहां पर हिस्टामिन एक केमिकल सिक्रेट होते हैं और कुछ मीडिएटर सब्सटेंस वहां पे सिक्रेट होते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। इसको हम कहते हैं एलर्जिक सिम्टम्स। टाइप्स ऑफ एलर्जेंस। अब एलर्जेंस कितने टाइप्स के हो सकते हैं? फर्स्ट, इनहेलेंट एलर्जेंस, substances that are distributed in the atmosphere and contact the nasal or buccal mucosa during respiration are called inhalant allergens. Inhalant मतलब जानते हो, जो हम जब सांस लेते हैं, इनहेलेट करते हैं, तो वो सब्सटेंस जो कि एटमॉस्फेयर के द्वारा या सीधे हम कांटेक्ट में अगर आते हैं तो हमारी नेजल और बकल म्यूकोसा, वो जब हम उससे रेस्पायर करते हैं तो सीधे हमारे अंदर इनहेल हो जाते हैं। तो ऐसे एलर्जन को हम क्या कहते हैं? इनहेलेंट एलर्जेंस। अब इनगेस्टेंट एलर्जेंस, दोज दैट अकर इन द फूड स्टफ, ये किस में पाए जाते हैं? फूड स्टफ में पाए जाते हैं एंड आर swallowed बाय नोन एज इनगेस्टेंट। तो फूड स्टफ में पाए जाने वाले एलर्जेंस को हम क्या कहते हैं? इनगेस्टेंट। इंजेक्टेंट्स, अब इंजेक्टेंट एलर्जेंस, दोज मे बी प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। तो ये क्या है? उन सॉल्यूशंस में पाए जाते हैं। इंटेंड फॉर पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन आर नोन एज इंजेक्टेंट्स। तो पेरेंटल जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनके अंडर में जो भी सॉल्यूशंस है उनमें अगर ये प्रेजेंट होते हैं तो इनको इंजेक्टेंट एलर्जेंस कहते हैं। कंटेंट्स एलर्जेंस, दोज दैट कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद एपिथेलियम। तो हमारे बॉडी की जो एपिथेलियम के डायरेक्ट कांटेक्ट में जो भी आते हैं सब्सटेंसेस, उनको हम कंटेंट्स एलर्जेंस कहते हैं। इन्फेक्टेंट्स एलर्जेंस, मेटाबॉलिक वेस्ट एंड ग्रोथ प्रोडक्ट्स ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं इनके थ्रू जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट या प्रोडक्ट्स सिक्रीट होते हैं उनकी वजह से इस तरह के जो एलर्जेंस होते हैं उनको हम इन्फेक्टेंट्स कहते हैं। अब है इन्फेस्टेंट्स, पैरासिटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन और ऑन द बॉडी। हमारी बॉडी पे पाए जाने वाले जितने भी पैरासिटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये सभी इस तरह के जो एलर्जेंस होते हैं इनको हम इन्फेस्टेंट्स कहते हैं। In addition to these materials, allergy may be caused by heat, cold, changes in climate, anger or frustration and others. तो साथ में और बहुत सारे एलर्जी मटेरियल्स हो सकते हैं, जैसे हीट हो सकता है, किसी को ज़्यादा गर्मी से, कोल्ड से, कोई क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, या किसी को एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, या कोई बहुत सारे कारण हैं जिसकी रीजन से जिसकी वजह से भी एलर्जी कॉज हो सकती है। इनहेलेंट एलर्जेंस आपको बताया था, इसमें क्या, सब्सटेंसेस दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एटमॉस्फेयर एंड कांटेक्ट द नेजल और बकल म्यूकोसा। तो जब भी हम रेस्पायर करते हैं, रेस्पायर के थ्रू क्या होता है, नेजल और बकल म्यूकोसा के थ्रू जो भी हमारे बॉडी में सब्सटेंस एंटर करते हैं या इनहेलेंट होते हैं तो उसको हम इनहेलेंट एलर्जी या एलर्जेंस कहते हैं। अब एग्जाम्पल्स ऑफ पोलन एलर्जी। पोलन एलर्जी के एग्जाम्पल्स है, if the patient has a case history of allergy and have exhibit a positive reaction to ragweed pollen extract, the allergist will probably resort to the hyposensitization method of treatment। तो देखिए जो जितने भी डॉक्टर है वो अगर देखते हैं कि ये रैगवीड क्या है, एक तरह का पोलन ग्रेन का टाइप है, अगर इसमें अगर वो पॉजिटिव रिएक्शन शो करता है, अगर उसकी पॉजिटिव पहले की हिस्ट्री है कि वो इस रैगवीड से अगर वो एलर्जी इसमें कॉज हो रही है, उसको पता है, प्रॉबली इसको पता होता है, तो वो क्या करता है, जो डॉक्टर है वो ये हाइपोसेंसिटाइजेशन मेथड के थ्रू इसका ट्रीटमेंट करता है। एट रेगुलर इंटरवल्स अ मेजर्ड अमाउंट ऑफ डाइल्यूटेड extract is injected, subsequently the dose is
gradually increase until the patient can withstand the inhalation of the normal seasonal atmospheric concentration of ragweed. तो ये रैगवीड का एक और सेकेंड एग्जाम्पल है कि अगर इसकी डोज बढ़ती जाए तो भी उसमें एलर्जी की रिएक्शन की रेट बढ़ती जाती है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन एलर्जी. देखिए आप पोलन एलर्जी के डिफरेंट टाइप्स है. नंबर 1 है बिच पोलन एलर्जी. Beach pollen is one of the most common airborne allergens during the spring. स्प्रिंग के टाइम में एयरबोर्न है, ये एयर के थ्रू स्प्रेड होने वाला है. तो ये एयरबोर्न एलर्जन है जो बहुत कॉमन है. एज द ट्री ब्लूम्स, जब ट्री ब्लूम करते हैं, दे रिलीज टाइनी ग्रेन्स ऑफ पोलन. तो आप जानते हैं जब सीजन कैसा होता है, स्प्रिंग का होता है, ट्री काफ़ी ब्लूम कर रहे होते हैं. तो ऐसे सीजन में क्या होते हैं, टाइनी ग्रेन्स यानी जो पोलन है वो रिलीज होते हैं. देट आर स्कैटर्ड बाय द विंड, जो हवा के थ्रू, विंड के थ्रू क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाते हैं. अ सिंगल बिच ट्री कैन प्रोड्यूस अप टू 5 मिलियन पोलन ग्रेन्स. एक सिंगल बिच ट्री जो है लगभग 5 मिलियन पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है. विद मैनी ट्रैवलिंग डिस्टेंस अप टू 100 yards फ्रॉम द पेरेंट ट्री. तो इसको पेरेंट ट्री से ट्रैवल करने में लगभग कितना टाइम लग जाता है, 100 yards. Oak pollen allergy, like birch tree, oak trees send pollen into the air during the spring. Same ये oak trees में भी क्या होता है, जैसा birch tree है उसमें भी pollen spring season में spread होते हैं. While oak pollen is considered to be mildly allergenic compared to the pollen of other trees. Other trees की compare में काफी ये जो एलर्जी कॉज करता है oak, ये माइल्ड करता है, थोड़ा हल्का होता है. इट स्टे इन द एयर फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम. तो ये एयर में लेकिन लंबे समय तक रहता है. दिस कैन कॉज सीवियर एलर्जिक रिएक्शन इन सम पीपल विद पोलन एलर्जी. और जो पीपल जो है पोलन एलर्जी के है उसमें ये थोड़ा सीवियर एलर्जिक रिएक्शन शो करता है. अदरवाइज ये अदर पोलन एलर्जी से थोड़ा माइल्ड होता है, बट जिसमें प्रीवियसली ही पोलन एलर्जी है तो उनमें थोड़ा ये सीवियर हो जाता है. Grass pollen allergy. Grass is the primary trigger of pollen allergies during the summer method. Summer method में क्या होता है, grasses से भी बहुत सारे pollens जो होते हैं वो रिलीज होते हैं और एलर्जी कॉज करते हैं. It cause some of the most severe and difficult to treat symptom. तो इनके थ्रू जो भी एलर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होती है और उसका ट्रीटमेंट भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है. However, ये रिपोर्ट्स है that allergy shoots and allergy tablets can be highly effective in relieving symptoms of grass pollen. तो इसके लिए जो भी टेबलेट्स बनाई गई है वैसे वो काफ़ी इसके लिए हेल्पफुल है, वो इस सिम्टम्स में काफ़ी इनको रिलीव करती है पेशेंट को. रैगवीड पोलन एलर्जी. अब कौन सी पोलन एलर्जी है, रैगवीड. रैगवीड प्लांट्स आर द मेन culprits of allergies among wheat pollens. They are the most active between the late spring and the fall month. तो जो भी स्प्रिंग सीजन है, लेट स्प्रिंग सीजन है और लास्ट का जो एंड ऑफ मंथ आता है तो उस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है. डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, हाउएवर रैगवीड मे बिगिन स्प्रेडिंग इट्स पोलन एज अर्ली एज द लास्ट वीक ऑफ जुलाई एंड कंटिन्यू इनटू द मिडल ऑफ अक्टूबर. तो इसके स्प्रेड होने का सबसे बेस्ट टाइम है एक तो जुलाई का लास्ट वीक और दूसरा मिडल ऑफ अक्टूबर. तो इनके बीच में ये बहुत जो एलर्जी है बहुत ज़्यादा, इसके पोलन जो है बहुत ज़्यादा स्प्रेड होते हैं. इट्स विंड ड्राइवन पोलन कैन ट्रैवल हंड्रेड्स ऑफ माइल्स एंड सर्वाइव थ्रू अ माइल्ड विंटर. तो इसके पोलन जो है 100 माइल्स तक भी क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं विंड के थ्रू और माइल्ड विंटर में भी ये क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं पोलन. व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ पोलन एलर्जी. पोलन एलर्जी के सिम्टम्स क्या है, देखिए पोलन एलर्जी सिम्टम मोस्ट ऑफन इंक्लूड, कौन कौन से सिम्टम्स इंक्लूड होते हैं, नेजल कंजेक्शन, साइनस प्रेशर विच मे कॉज फेशियल पेन, रनी नोज, नोज का रनी होना, ईचिंग होना, ईची, वाटरी आइज, आंखों से पानी का बहना, ईचिंग होना, स्क्रैची थ्रोट, कफ, स्वेलन ब्लूइश कलर्ड स्किन बिनीथ द आइज. तो आइज के नीचे जो स्किन है उसका ब्लूइश कलर हो जाना एंड थोड़ा सा आइज का स्वेलन होना, डिक्रीज सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल. जब आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा, कफ होगा, ईचिंग होगी तो आपके जो टेस्ट है, टेस्ट पर इफेक्ट पड़ता है, आपको स्मेल में प्रॉब्लम आती है.
बेटर स्मेल नहीं कर सकते, टेस्ट भी हमारा कम हो जाता है। इंक्रीज्ड अस्थमेटिक रिएक्शन, इससे क्या होगा, अस्थमेटिक रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये कॉमन कुछ सिम्टम है जब भी एलर्जी कॉज होती है, मेनली पोलन एलर्जी, तो ये सिम्टम देखने को मिलते हैं। ये फेशियल पेन भी होता है, फेस पर भी पेन होगा, देखो साइनस पे प्रेशर पड़ता है, नोज जो है वो रनी हो जाती है, इचिंग हो जाता है, आईज से पानी आने लग जाता है आंखों से, कफ हो जाएगा, आंखों के नीचे की स्किन कैसी हो जाएगी, ब्लू हो जाती है, आपका टेस्ट और स्मेल की कैपेसिटी भी थोड़ी कम हो जाती है, और अस्थमेटिक रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। कंडीशंस, द एलर्जी कंडीशंस और कंडीशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज सिन्यूसाइटिस सिटीज है ना। तो ये जो एलर्जी कंडीशन होती है जो हमारे बॉडी में जब भी एलर्जी होगी, तो इसको हम बोलते हैं सिन्यूसिटीज, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनसेस और नेशल पेसेस। तो आपके जब साइनसेस और नेशल पेसेस में इन्फ्लेमेशन होता है, तो और इसको हे फीवर भी कहते हैं हम। तो टाइप्स ऑफ हे फीवर कितने टाइप का होता है, सीजनल हे फीवर्स और नॉन सीजनल हे फीवर्स। तो दो तरह का फीवर्स हो सकता है हे फीवर, एक तो सीजनल हो सकता है, दूसरा नॉन सीजनल हे फीवर्स हो सकता है। तो दो तरह के ये फीवर्स होते हैं। द ट्री सीजन इन स्प्रिंग विच एक्सटेंड्स फ्रॉम फेब टू जून। तो जितने भी ट्रीज होते हैं उनमें स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, फेब टू जून में ही ये एक्सटेंड होता है। द ग्रासेस सीजन आफ्टर स्प्रिंग और अर्ली समर फ्रॉम अप्रैल। तो ग्रासेस में अगर पोलन एलर्जी होगी ग्रासेस से, तो उसका सीजन होता है या तो स्प्रिंग के बाद का समय होगा या समर का अर्ली टाइम होगा, यानी अप्रैल टू अगस्त का टाइम जो होता है वो इस पोलन एलर्जी के लिए फेवरेबल होता है। द रैगवीड सीजन इन लेट समर। तो लेट समर का जो सीजन होता है वो रैगवीड के लिए होता है। दस द सीजन इन विच एलर्जिक सिम्टम्स अकर कैन बी आइडेंटिफाइड द टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द एलर्जी। तो हम सीजन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं तो इजीली पोलन्स के टाइप्स को या उसके एलर्जी के टाइप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और देन उसका ट्रीटमेंट इजीली कर सकते हैं। तो ये अलग अलग सीजन में अलग अलग पोलन एलर्जी होती है या अलग अलग टाइप की एलर्जी होती है। तो सीजन के अकॉर्डिंग सिम्टम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और देन उसके लिए ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जाता है। कंपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, आप जानते हैं पोलन ग्रेन्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड एंड आइडेंटिफाई इजीली ड्यू टू देयर हेट्रोजीनस नेचर। तो इसके हेट्रोजीनस नेचर के बेस पर इसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। दे मे बी ओवल, ये ओवल हो सकते हैं, राउंडेड, एंगुलर सॉरी एन्युलर, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर इन शेप। तो ये पोलन की ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं। द आउटर सरफेस ऑफ पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड एक्साइन, आपको पता है इसकी आउटर सरफेस एक्साइन कहलाती है, व्हाइल द इनर सरफेस इंटाइन। ड्यू टू शेप एंड सरफेस अपीयरेंस ऑफ एक्साइन द टाइप ऑफ स्पेसिफिक पोलन ग्रेन में बी आइडेंटिफाइड। तो इसकी सरफेस, एक्साइन की सरफेस की अपीयरेंस के बिहाफ पर हम पोलन ग्रेन्स के डिफरेंट टाइप्स को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द पोलन ग्रेन्स में बी स्प्रेड थ्रू विंड और इंसेक्ट। तो पोलन्स के स्प्रेड होने के डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स हैं, वो इंसेक्ट्स हो सकते हैं, वो विंड हो सकते हैं। सो द पोलन लिबरेटेड थ्रू द एनिमोफिलस प्लांट्स आर कॉल्ड एटमॉस्फेरिक पोलन। तो एनिमल के थ्रू जो सिक्रेट होगा, एयर के थ्रू एनिमोफिलस हो गया। दीज आर विंड पॉलिनेटेड, जो पोलन ग्रेन्स विंड के थ्रू होते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट्स क्या हो गए, पोलन के स्प्रेड करने में हेल्प करने वाले क्या हो गए, एजेंट हो गए। तो कुछ पोलन वीड्स के द्वारा भी क्या होते हैं, वो पोलिनेटेड होते हैं। द पोलन्स लिबरेटेड थ्रू एंटेमोफिलस प्लांट्स, यानी इंसेक्ट्स के थ्रू भी पोलिनेटेड हो सकते हैं, इनको हम इंसेक्ट पोलिनेटेड कहते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स है जिसके थ्रू क्या होते हैं, पोलन पोलिनेटेड होते हैं। नॉन सीजनल हे फीवर्स भी होते हैं। इन केस ऑफ नॉन सीजनल हे फीवर द एलर्जिक सिम्टम्स में बी डेवलप थ्रू आउट द ईयर विदाउट रेगुलरली। तो कुछ नॉन सीजन में होने वाले भी हे फीवर हैं जिनके सिम्टम्स इन ईयर्स में आप रेगुलरली देख सकते हैं। इट इज कॉज बाय इनहेलेंट एलर्जेंस। तो ये इनहेलेंट एलर्जेंस के थ्रू क्या होते हैं, ये कॉज होते हैं अदर देन पोलन ग्रेन्स लाइक फंगल स्पोर्स, डस्ट एक्सेट्रा। तो और फंगल ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स हैं और फंगल के स्पोर्स से डस्ट है, उनकी कंपेयर में ये इनहेलेंट हैं।
इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेरेनियल राइनेटीज, इनको हम पेरेनियल राइनेटीज भी कहते हैं। द कंडीशन मे बी फॉर अ फ्यू डेज देन डिसअपियर। तो अगर कंडीशन कुछ डे के लिए ही है और कुछ समय बाद मतलब डिसअपियर हो जाते हैं, एंड रीअपियर आफ्टर फ्यू डेज और मंथ और सम टाइम इट इज नॉट रेगुलर। अगर वो कुछ समय के बाद दोबारा अपियर हो जाते हैं तो ये रेगुलर नहीं होता है। तो सम टाइम इट इज नॉट रेगुलर, तो ये रेगुलर नहीं होता है कुछ समय के लिए। अब कौन कौन से कॉजेज है जिसकी वजह से नॉन सीजनल हे फीवर होता है? इट इज ड्यू टू इनहेलेंट एलर्जेंस। तो इनहेलेंट जो एलर्जेंस होता है उसके थ्रू भी ये क्या नॉन सीजनल हे फीवर होता है। दीज एलर्जेंस आर कॉटन पिलो केसेस, कॉटन के जो पिलो होते हैं उसके जो केसेस होते हैं उनके थ्रू भी होता है। इन होम कॉटन में कॉज एलर्जी टू हाइपर सेंसिटिव पर्सन। जितने भी हाइपर सेंसिटिव पर्सन होता है उनमें कॉटन के जो पिलो यूज करते हैं उससे भी एलर्जी होती है। ओडर एंड परफ्यूम्स, कुछ को ऑर्डर और परफ्यूम्स की वजह से भी होता है, जैसे कॉस्मेटिक कंटेंट्स वॉलेटाइल ऑयल्स विच आर इनहेल्ड एंड कॉज हे फीवर। तो कुछ जो पेशेंट होते हैं उन्हें कॉस्मेटिक से भी क्या होता है, उन्हें एलर्जी होती है, क्योंकि कॉस्मेटिक्स में क्या होते हैं वोलेटाइल ऑयल होते हैं और ये वोलेटाइल ऑयल उनके द्वारा क्या होते हैं इनहेल हो जाते हैं और उसकी वजह से उनमें हे फीवर हो जाता है। एनिमल एपिडर्मिस और डेंडर, द एपिथेलियल स्केल्स कॉल्ड डेंड्रा ऑफ फैट एनिमल्स ऑल्सो कॉज एलर्जी और हे फीवर। आपको पता है जो ये जितने भी डॉग्स होते हैं कैट्स होते हैं इसकी जो एपिथेलियम होती है स्केल होती है उससे क्या होता है कि उसके जब हेयर का फॉल होता है स्केल जब उसके या डेंड्रा उसके जब गिरते हैं तो उससे भी क्या होता है एलर्जी कॉज होती है, ऑल्सो कॉज एलर्जी और हे फीवर। तो ये पेट्स होते हैं इनसे भी एलर्जी कॉज होती है। कैस्टर बीन्स, द कैस्टर ऑयल सीड्स कंटेन्स एलर्जेंस इन द ऑयल कैप। जो कैस्टर सीड्स होते हैं इनमें भी एलर्जेंस होते हैं और ये भी क्या करते हैं सीवियर एलर्जी कॉज करते हैं। तो ये जितने भी जो इंडस्ट्री होती है कैस्टर ऑयल फॉर्मेशन की जो इंडस्ट्री है वहाँ पे जो भी काम करने वाले पर्सन होते हैं इंडस्ट्री में उनको जनरली इसके थ्रू भी एलर्जी हो जाती है। नाउ नेक्स्ट फंगस स्पोर्स, द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द फंजाई एंड डिस्ट्रीब्यूट इन एयर एंड कॉज एलर्जी व्हेन इनहेल्ड। तो जो फंगस होते हैं फंजाई है उनके थ्रू भी क्या होते हैं स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और ये स्पोर्स जो प्रोड्यूस होते हैं ये एयर के थ्रू स्प्रेड हो जाते हैं और जब इनको एयर के थ्रू इनहेल किया जाता है तो वहां पर भी तब भी हमें एलर्जी हो सकती है। नाउ नेक्स्ट क्या है डस्ट, इट इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट पोलन्स, mold spores, cotton, animal dander, and several other substances. All these substances produce non-seasonal hay fever. तो कुछ डिफरेंट पोलन ग्रेन्स का भी मिक्सचर होता है, कुछ मोल्ड स्पोर्स होते हैं, कॉटन होता है, एनिमल डेंडर होता है, कई अदर सब्सटेंसेस होते हैं। ये सब्सटेंसेस भी क्या करते हैं नॉन सीजनल हे फीवर प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। द टेस्ट फॉर डस्ट एलर्जी इज डिफिकल्ट देन अदर टेस्ट ऑफ एलर्जी। अदर एलर्जी के कंपेयर में जो डस्ट एलर्जी है उसका टेस्ट थोड़ा डिफिकल्ट है डस्ट से होने वाला, क्योंकि डस्ट में क्या है हमें इसका कंपोजिशन पता नहीं होता है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर दैट मेक सम पर्सन ससेप्टेबल टू एलर्जी। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कुछ पर्सन्स को क्या है एलर्जी के लिए ससेप्टेबल बनाता है। नंबर 1 हेरिडिटरी टेंडेंसी टू एलर्जी रेस्पॉन्ड। तो कुछ पर्सन में तो क्या होता है ये हेरिडिटरी टेंडेंसी होती है, अगर उनके पेरेंट्स में एलर्जी थी तो उनके चाइल्ड में भी ये एज इट इज पास आउट हो जाती है। डिसफंक्शन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के डिसफंक्शन से भी एलर्जी कॉज होती है। इंक्रीज्ड एक्साइटेबिलिटी ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये देखिए ये सिंपैथिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसके वजह से भी क्या होता है कि यहाँ पर एलर्जिक होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ टॉक्सिक मेटाबॉलिक, कुछ टॉक्सिक मेटाबॉलिक को अगर एब्जॉर्ब कर लिया जाए तो भी क्या होगा वहां पर एलर्जी होगी। अब क्या है साइकिक इन्फ्लुएंसेस है उससे भी हो सकता है। टाइप्स ऑफ सिम्टम्स डिपेंड ऑन द शॉक ऑर्गन अफेक्टेड बाय पर्टिकुलर एलर्जेंस एंड इट्स पाथ ऑफ एंट्री टू द बॉडी।
तो देखिए पर्टिकुलर एलर्जेंस जो है, हमारा जो ऑर्गन है, कौन सा ऑर्गन उसके थ्रू अफेक्टेड हुआ है पर्टिकुलर एलर्जन से, और उससे क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस हुए हैं, उस पर भी इसका टाइप से डिपेंड करता है। तो किस बॉडी पार्ट के थ्रू कौन सा एलर्जन एंटर किया हुआ है और एंटर करने के बाद उसने क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस किए हुए हैं, तो ये सारा डिपेंड करता है। सिम्टम्स पहले डिस्कस कर चुके हैं हम। और ट्रीटमेंट, एलर्जी में ट्रीटेड बाय सेवरल वेज, एक इम्यूनोथेरेपी, ड्रग थेरेपी, रिमूवल ऑफ एलर्जेंस, अवॉइडिंग ऑफ सस्पेक्टेड फूड्स। तो ये एलर्जी को ट्रीट करने के डिफरेंट वेज हैं। नंबर 1 इम्यूनोथेरेपी है, इसमें इम्यूनो मेथड्स है जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के थ्रू भी इसका ट्रीटमेंट होता है। ड्रग थेरेपी है, कुछ ड्रग्स प्रोवाइड किए जाते हैं। रिमूवल ऑफ एलर्जेंस, एलर्जेंस को रिमूव करके भी किया जा सकता है। देन अवॉइडिंग ऑफ सस्पेक्टेड फूड्स, तो जो फूड सस्पेक्टेड है जिससे हमें लगता है कि हमें एलर्जी कॉज हो सकती है, तो उन फूड को अवॉइड करके भी हम अपना इस ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एलर्जेंस के टाइप्स हैं, these are antigenic substances capable of sensitizing the body in such a way that unusual response occur in the hypersensitivity individual। तो डिफरेंट इंडिविजुअल में जो भी यहाँ पर एंटीजेनिक सब्सटेंसेस एंटर करते हैं बॉडी में और उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी जो सेंसिटाइज हो रही है, तो उसके थ्रू भी हम इसको एलर्जेंस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑलमोस्ट any substances whether of biological, chemical, synthetic origin may prove to be allergens। तो एलर्जेंस वो सारे सब्सटेंस हो सकते हैं, वो बायोलॉजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं और सिंथेटिक भी ऑरिजिन में हो सकते हैं। तो ये देखिए डिफरेंट टाइप्स के एलर्जेंस है। तो देखिए एलर्जिक रिएक्शन में भी 2 टाइप्स, ये पहले पढ़ चुके हैं। ये लोकलाइज्ड भी हो सकती है। So if the state of shock is confined to the area of the introduction of the allergens, the condition is localized। तो एरिया ऑफ देखिए क्या है लोकलाइज्ड रिएक्शन में, इफ द स्टेट ऑफ शॉक इज कन्फाइंड टू द एरिया ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द एलर्जन, तो एलर्जन का जिस एरिया पर वहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है और वहां पर जो रिएक्शन हुआ है उसके अगेंस्ट, उस एरिया पे जिस एरिया पे हुआ उसी एरिया पर हुआ है, तो उसको हम लोकलाइज्ड रिएक्शन कहते हैं। When pollen grains are inhaled which cause sinusitis due to allergy reaction, the sinusitis is restricted to the face, so allergic reaction are localized। तो फिर इसमें क्या हो रहा है कि ये पोलन ग्रेन्स जो है इनहेल जो हुए हैं, इनहेल होने के बाद जो सिन्यूसाइटिस में जाकर वहां पर जो एलर्जिक रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसको हम लोकलाइज एलर्जिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये उस एरिया पर जाकर कर रहा है। अब ये जनरलाइज्ड रिएक्शन, इट इज if it is extended beyond this area it may be generalized और constitutional reaction। तो ये जो एरिया है जहाँ पर इसने एंटर किया था उससे जस्ट बियॉन्ड अगर ये वहाँ पर रिएक्शन शो करता है तो उसको जनरलाइज्ड रिएक्शन कहते हैं हम। तो ये डिफरेंट टाइप है। देखिए पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन है, ये देख रहे हैं आप। तो ये अलग अलग टाइप के एलर्जेंस हो गए। कैसे आप इसको स्टॉप कर सकते हैं एलर्जी को, तो एलर्जी को के ट्रीटमेंट में आप क्या कर सकते हैं, स्टेइंग इंडोर्स ऑन ड्राई एंड विंडी डेज। तो जब भी ड्राई और विंडी डेज है तो ज़्यादा से ज़्यादा अंदर ही रहें। हैविंग अदर टेक केयर ऑफ एनी गार्डनिंग और यार्ड वर्क ड्यूरिंग पीक सीजन, जब पीक सीजन हो, स्प्रिंग सीजन हो, और जिनको पोलन एलर्जी है तो इस ड्यूरेशन में उन्हें गार्डनिंग नहीं करनी चाहिए। गार्डनिंग के टेक केयर से अवॉइड करना चाहिए उन्हें, क्योंकि अगर वो गार्डन में रहेंगे और गार्डनिंग करेंगे तो इस सीजन में क्या है पोलन स्प्रेड ज़्यादा होते हैं और इस सीजन में उनको पोलन इन्फेक्ट ज़्यादा कर सकते हैं। वियरिंग अ डस्ट मास्क व्हेन पोलन काउंट्स आर हाई, जब एटमॉस्फेयर में पोलन्स बहुत ज़्यादा हो तो उस समय क्या है इनको डस्ट मास्क वियर करना चाहिए जिनको भी एलर्जी प्रॉब्लम है। क्लोजिंग डोर्स एंड विंडोज व्हेन पोलन काउंट्स आर हाई, जब एटमॉस्फेयर में पोलन्स का नंबर ज़्यादा होता है ऐसे सीजन में डोर्स और विंडोज को क्लोज रखना चाहिए। तो ये कुछ मेथड्स है जिससे हम बच सकते हैं।